हेलो एवरीवन। तो हम वापस आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, कि आप कैसे न्यूरल नेटवर्क्स को हाइपर पैरामीटर ट्यून करोगे। जैसे आपने मशीन लर्निंग में पढ़ा, मशीन लर्निंग में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ग्रिड सर्च सीवी का यूज कर लो या रैंडमाइज सर्च सीवी का। ग्रिड सर्च सीवी आपको एक्यूरेसी पे फोकस करती है, रैंडम सर्च सीवी आपके फास्टर एग्जीक्यूशन पे फोकस करती है। ठीक है, चलिए ये तो होगा मशीन लर्निंग की। क्या आप मशीन लर्निंग वाले मेथड्स को डीप लर्निंग में लगा सकते हो? लगा सकते हो, बट इफेक्टिव नहीं है। ठीक है? ग्रिड सर्च को आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि लगा नहीं सकते, लगा तो बिल्कुल सकते हैं, बट इफेक्टिव नहीं है। ट्रेन होने में ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि वो मशीन लर्निंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, डीप लर्निंग के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। डीप लर्निंग के लिए क्या डिज़ाइन किया गया है? डीप लर्निंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे आपको पता ही है हम टेंसेफ्लो केरास का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? पूरा मतलब अपने डीप लर्निंग फ्रेमवर्क बनाने के लिए, आपके मॉडल्स बनाने के लिए टेंसरफ्लो केरास का यूज़ कर रहे हैं। तो केरास ही हमें एक चीज़ प्रोवाइड करता है, केरास ट्यूनर। ठीक है? तो उसी से आप हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क यूजिंग केरास ट्यूनर। और ज़रूरी नहीं है कि एएनएन में यूज़ होगा, आरएनएन, सीएनएन, जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स हैं, सबको हाइपर पैरामीटर ट्यून करने के लिए केरास ट्यूनर ही आप यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि केरास ट्यूनर स्पेसिफिकली आपके न्यूरल नेटवर्क्स के लिए बनाया गया है। ठीक है? अभी इनबिल्ट नहीं आता, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रन करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल केरास ट्यूनर। और मैं आपका गूगल कोलैब में काम कर रहा हूँ। ठीक है? गूगल कोलैब में हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गूगल कोलैब आपको फ्री की रैम दे रहा है, फ्री की स्टोरेज दे रहा है और फ्री का जीपीयू भी दे रहा है। क्योंकि आगे जाके जब आप सीएनएन मॉडल्स बनाओगे, अगर आपके पीसी में जीपीयू नहीं है, तो 2-3 घंटे ले लेगा ट्रेन करने में। वहीं अगर आप कोलैब में करोगे, क्योंकि कोलैब में तो इनबिल्ट जीपीयू है, तो आपका 5-10 मिनट में ट्रेन हो जाएगा। तो जीपीयू आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीप लर्निंग में, खासकर। मशीन लर्निंग तो जैसे-तैसे कर दिया, डीप लर्निंग में आप नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है? तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं केरास ट्यूनर को। तो हम इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, पिप इंस्टॉल केरास ट्यूनर। ठीक है? तो आपका ये जुपिटर कर्नल कनेक्ट कर रहा है। मैंने कोड पहले से लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो फालतू चीज़ों में। ठीक है? इसलिए मैंने कोड पहले से लिखा हुआ है। वरना अगर मैं लाइन बाय लाइन लिखने बैठता, तो मेबी बहुत टाइम लग जाता हमें, राइट? तो देखो आपका एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पे टिक आ चुका है। ये कलेक्ट कर रहा है आपका केरास ट्यूनर को और इंस्टॉल कर रहा है। सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड केरास ट्यूनर। ठीक है? उसके बाद हमने कुछ चीज़ें इंपोर्ट करी हैं। सबसे पहला आपका टेंसरफ्लो। ठीक है? फिर टेंसरफ्लो के अंदर ही आपका केरास होता है, वो इंपोर्ट कर लिया हमने, राइट? अगर आपने टेंसरफ्लो इंस्टॉल नहीं किया, तो आपको डालना है पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो। मैं मान के चल रहा हूँ आपने टेंसरफ्लो इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो। और फिर आपको numpy pandas और आपकी scikit-learn, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है अगर आपने मशीन लर्निंग कर रखी है। जनरली आपके डेटा को स्प्लिट करने के काम आती है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है? numpy pandas को तो क्या ही बताना, सबको ही पता है क्या होता है। ठीक है? इसको रन करते हैं। तो हमने यहाँ से गिटहब से कुछ डेटा लिया है। जनरली आपका डेटा है डायबिटीज का। ठीक है? डायबिटीज का आपका ये डेटा है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ इस यूआरएल से। ठीक है? तो रन करते हैं, देखते हैं अपना डेटा कैसा है। ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है। ठीक है? तो कुछ कॉलम्स आपके पास प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शन, एज, आउटकम। आउटकम है आपका आइदर 0 आइदर 1, मतलब उसको डायबिटीज है या नहीं है। ठीक है? देख लेते हैं डेटा का इन्फो। तो सारे आपके इंटीजर वगैरह में, तो आपको कोई एनकोडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? एक चीज और कर सकते हैं, डेटा डॉट शेप देख लेते हैं। डेटा डॉट शेप कितना डेटा हमारे पास? 768 रोज है, 9 कॉलम्स है। 768 मतलब जो हमने पिछली वीडियो में यूज किया था उसके मुकाबले तो काफी ज्यादा ही है, 3 गुना ज्यादा है। बट स्टिल डीप लर्निंग के मुकाबले इतना नहीं है। मैंने आपको बताया था डीप लर्निंग को चाहिए होता है ज्यादा डेटा। अगर आप सेम डेटा पे मशीन लर्निंग लगाओगे, डीप लर्निंग लगाओगे, मशीन लर्निंग आउट परफॉर्म कर लेगा डीप लर्निंग को बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी से। ठीक है? क्यों? क्योंकि डीप लर्निंग बनाया ज्यादा डेटा के लिए गया है, राइट? अब आपका आउटपुट कॉलम भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई संदेह ना रहे। ठीक है? आउटपुट कॉलम है हमारा आउटकम डॉट वैल्यू काउंट्स। ये तो सिंपल सिंपल फंक्शन है, इसका पता ही होंगे ऑलरेडी। देखो दो ही हैं आपके पास। थोड़ा डेटा में इम्बैलेंस है, कि मतलब जिनको डायबिटीज नहीं है उनका थोड़ा ज़्यादा काउंट है,
एज़ कम्पेयर टू जिनको डायबिटीज़ है। तो वो आप ठीक कर सकते हो इम्बैलेंस डेटा हैंडलिंग की वजह से अगर आप करना चाहो। बट हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो क्या करोगे आप? डेटा को स्प्लिट कर रहे हो। एक्स में आपके सारे आएँगे इनपुट कॉलम, वाई में आपका आएगा आउटपुट कॉलम जो कि आपका आउटकम है। ठीक है? रन करते हैं। देखते हैं आपका एक्स। ये देखो एक्स में आपके सारे इनपुट कॉलम है। अगर मैं ऐसे डाल के देखूँ तो और अच्छा दिखेगा। एक्स डॉट कॉलम्स और वाई डॉट कॉलम्स। ये क्यों नहीं चला? चलो रन कर लेते हैं, क्या पता कॉमा की वजह से हो रहा होगा। ठीक है? एक्स डॉट कॉलम्स में आपके ये सारे इनपुट कॉलम्स आ गए। ठीक है? एज तक, जो कि आपने यहाँ देखा भी। एज तक आपके इनपुट कॉलम्स है और लास्ट आपका आउटपुट कॉलम है। ठीक है? समझ आ गया कैसे काम कर रहा है? ठीक है, उसके बाद हमें अपने डेटा को तोड़ना है 4 हिस्सों में, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। हमने तोड़ दिया एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। किसकी मदद से? अपने scikit-learn के ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की मदद से। हमने पास कर दिया एक्स को तोड़ना है, वाई को तोड़ना है, टेस्ट साइज़ दे दिया 0.2, मतलब 80% डेटा आपका ट्रेनिंग के लिए होगा, 0.2 आपका टेस्टिंग या वैलिडेशन के लिए, जो भी आप करना चाहो। ठीक है? और रैंडम स्टेट दे दी 42 मैंने। अब एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन तो आप यूज़ करोगे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है? प्रेडिक्शंस करोगे आप एक्स टेस्ट पे, एक्स टेस्ट को कंपेयर करोगे वाई टेस्ट के साथ, जो कि आपको होता ही है, पता ही है आपको ये सब तो। ठीक है? अब मैं कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ चीज़ें। पहले तो आपका सीक्वेंशियल, क्योंकि हम मॉडल बनाने वाले हैं ना। सीक्वेंशियल आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, पिछली वीडियो देख के आओ तभी समझ आएगा। ठीक है? ये आपको मॉडल बनाने के काम आता है सीक्वेंशियल। फिर आपकी लेयर इंपोर्ट कर रहे हैं हम, एक डेंस लेयर। छोटा ही मॉडल बनाएँगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। हम ड्रॉप आउट लेयर, बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर नहीं लगा रहे। वो आप पिछली वीडियो में देख चुके हो ऑलरेडी। सिंपल सा मॉडल बनाएँगे सिर्फ डेंस डेंस लेयर्स का, छोटा सा मॉडल। ओके? तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम बिना केरास ट्यूनर के देखते हैं कि कैसा मॉडल बनता है। उसके बाद हम केरास ट्यूनर से देखेंगे कि कुछ एक्यूरेसी में फ़र्क आया भी या नहीं आया। तो मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है पाइथन का, उसके अंदर बना रहा हूँ मैं अपना मॉडल। ठीक है? तो मैंने बनाया, क्यों बना रहा हूँ फ़ंक्शन? क्योंकि जब आप केरास ट्यूनर यूज़ करते हो ना, तो केरास ट्यूनर के अंदर फ़ंक्शन बनाना ज़्यादा बेटर रहता है। ये तो हम बिना केरास ट्यूनर के कर रहे हैं, लेकिन तब भी मैं आपको फ़ंक्शन बना के दिखा रहा हूँ। बट जब केरास ट्यूनर यूज़ करते हो तो आप फ़ंक्शन बनाओ, वो बेटर है। ठीक है? ओके, तो मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया, मतलब नॉर्मली कॉल कर सकते हैं हम इसको। कोई पैरामीटर्स नहीं है इसके, एम्प्टी है। ठीक है? इसके अंदर आप अपना एज़ यूजुअल मॉडल बनाओ। तो मैंने डाल दिया मॉडल इक्वल टू सीक्वेंशियल। ठीक है? और अगर आपको ये जानने में है कि एक्सट्रीम शेप कितना है, मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूँ, जन 9 होगा आई थिंक। एक्सट्रीम डॉट, अच्छा हमने ये वाला एग्ज़ीक्यूट ही नहीं करा सेल, तभी प्रिंट स्प्लिट वाला 8, सॉरी 8, क्योंकि 9 तो आउटकम है ना, आउटकम वाला कॉलम तो आउटपुट कॉलम है। ट्रेनिंग के लिए आपके 8 कॉलम जा रहे हैं। राइट, राइट, राइट। ठीक है? तो ये सिंपल सा मॉडल बना रखा है मैंने सीक्वेंशियल का। पहली लेयर आपकी डेंस लेयर है। ठीक है? उसमें एक्टिवेशन फंक्शन रेलो है और मैंने इनपुट शेप दे दिया। जैसे मैं एक ये इनपुट शेप वाला पैरामीटर देता हूँ, वो आपकी इनपुट लेयर बन जाती है। ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो हमने इनपुट लेयर बना दिया। अब इनपुट लेयर में कितने चीज़ें पास होनी चाहिए? कितने इनपुट्स हैं आपके पास? 8 इनपुट हैं और 1 आउटपुट आना है जो आखिरी में। ठीक है? तो बस ये आपने 8 इनपुट यहाँ से भेज दिए। ठीक है? क्योंकि एक्सचेंज डॉट शेप का वैल्यू 8 आ रही है। तो यहाँ पे 8 कॉमा 1 गया है। ठीक है? तो एक 1D अरे के अंदर जा रखा है आपका इनपुट, राइट? फिर आपने बीच में एक हिडन लेयर बना दी। ठीक है? हिडन लेयर को दिखाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। नंबर ऑफ न्यूरॉन डालो, एक्टिवेशन फंक्शन डालो। अगर आप इनपुट शेप डाल देते हो तो वही हिडन लेयर आपकी इनपुट लेयर बन जाती है। बट इनपुट लेयर हम बना चुके हैं, तो ये नॉर्मल हिडन लेयर है आपकी। ठीक है? बना दी। अभी आपकी लास्ट वाली आउटपुट लेयर है। अब आउटपुट लेयर में जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो आपके नंबर ऑफ क्लासेस के बराबर होते हैं। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में। ठीक है? मतलब आपके कितनी क्लास हैं आपके उसमें? कितनी क्लास है आपके उसमें? अगर मैं यही करूँ वाई ट्रेन, अ, आपको वाई ट्रेन देख लेते हैं ना। सबसे पहले तो ये देखो हमने एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज़ किया है, सिग्मॉइड। मैंने आपको 2 बताया था, 2 फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो आउटपुट लेयर में, या तो सिग्मॉइड या सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स जब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो, सिग्मॉइड जब बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन हो। ये वाला कौन-सा है? ये वाला कौन-सा है? या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन है, तो हमने डाल दिया सिग्मॉइड। ठीक है? सॉफ्टमैक्स का सेंस नहीं बनता यहाँ।
क्योंकि डबल क्लासिफिकेशन ही है। अब 2 में से कोई भी एक वैल्यू आएगी, 2 में से कोई एक वैल्यू आएगी, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। इसलिए हमने नंबर ऑफ न्यूरॉन रखे हैं लास्ट लेयर में 1, या तो 0 ही आएगा या 1 आएगा। सिग्मॉइड के केस में क्या होता है, आपके हर लेवल के कुछ ना कुछ वैल्यूज़ देता है। फिर हम उसमें से चेक करते हैं किसकी हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है? तो जब आप सॉफ्टमैक्स यूज़ कर रहे होते हो तब आपको जो नंबर ऑफ न्यूरॉन रखने होते हैं ना, ये रखने होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ लेवल्स। मतलब अगर आपके उसमें 3 लेवल्स हैं आउटपुट लेयर में, मतलब कैट है, डॉग है, डियर है, मतलब आपको इनमें से प्रेडिक्ट करना है, तो आपके 3 आउटपुट आ सकते हैं, तो आपको नंबर ऑफ लेयर 3 देनी पड़ेगी, अगर ये सॉफ्टमैक्स होता। बट जब भी आपका सिग्मॉइड हो रहा है यूज़, तो ये मान के चल लो कि आपका जो नंबर ऑफ न्यूरॉन है लास्ट लेयर में वो 1 रहेगा, क्योंकि सिग्मॉइड आपका 2 या 1 ही आउटपुट दे सकता है, या तो 0 देगा या 1 देगा। ठीक है? उसके बाद मॉडल को कंपाइल कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज़र हमने लिया एडम, लॉस हमने लिया बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्यों? क्योंकि बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन है। अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लेते। फिर मैट्रिक्स हमने ले लिया एक्यूरेसी। आप प्रिसिजन ले लो, रिकॉल ले लो, F1 भी ले लो। हमने शॉर्ट रखने के लिए एक्यूरेसी लिया बस, ठीक है? और ये हमें एट द एंड अपना मॉडल रिटर्न कर लेगा, ठीक है? फिर हमें जो मॉडल मिल जाएगा हम उसको ट्रेन कर लेंगे, ठीक है? अब हमने अपने इस मॉडल को इनिशियलाइज़ कर दिया इस बेसलाइन मॉडल के अंदर। हमने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया बेसलाइन मॉडल के अंदर। अरे यहाँ से हटा ही देता हूँ ना इसको, नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं। इसको रन करो, ठीक है? अब मैंने इस मॉडल को इनिशियलाइज़ कर दिया अपने बेसलाइन मॉडल के वेरिएबल के अंदर, ठीक है? मैंने यहाँ पे अपना फंक्शन को कॉल किया ऊपर वाले, इतना तो पाइथन पढ़ ली होगी यार अब तक। और जो मेरा मॉडल है, ये जो पूरा मॉडल था मैंने बनाया था यहाँ, ठीक है? ये पूरा मॉडल जो मैंने बनाया है यहाँ, वो अब स्टोर है इसके अंदर, बेसलाइन मॉडल के अंदर, ठीक है? इस वेरिएबल के अंदर। रन करो। तो मैंने इस बेसलाइन मॉडल को फिट कर दिया अपने एक्स ट्रेन पे, वाई ट्रेन पे। इपॉक मैंने दे दी 50, वैलिडेशन स्प्लिट दे दिया 0.2, मतलब 80% ट्रेनिंग के लिए, 0.2 वैलिडेशन के लिए। हर इपॉक के बाद एक वैलिडेशन होगा कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कितना कुछ आ रहा है। और वर्बोस इक्वल टू 0 मतलब हर इपॉक के बाद आपको वो दिखता रहता है ना कि इपॉक 1 हो गया, इपॉक 2 हो गया, ये सब, ठीक है? वर्बोस इक्वल टू 1 लिखूँगा तो वो दिखेगा, 0 लिखूँगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है? मैं आपको पहले 0 के साथ दिखाता हूँ, फिर आपको अगली बार 1 के साथ दिखाऊँगा। 0 के साथ देखो, इस बार आपको कुछ नहीं दिखेगा, ट्रेन होके ऑटोमैटिकली आ जाएगा मॉडल, ठीक है? और ये सब हम स्टोर करते हैं बेसलाइन हिस्ट्री के अंदर। क्यों? कल को हमें जाके अपनी क्योंकि इस वाले वेरिएबल की मदद से आप हर इपॉक का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है? लॉस के साथ आपका पर इपॉक का लॉस के साथ बना सकते हो, पर इपॉक का आप एक्यूरेसी के साथ बना सकते हो। पिछली वीडियो में देख चुके हैं ये सब। पिछली वीडियो देख के आओ, समझ आ जाएगा, ठीक है? रन करते हैं। ओह सॉरी! इसको रन करना था, बेसलाइन हिस्ट्री वाले को, ठीक है? तो देखो आपको वो नहीं दिख रहा है, जैसे पिछली बार दिखता था ना पिछली वीडियो में इपॉक 1 1/50, इपॉक 2/50, इपॉक 3/50, 4/50 करके, वो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वर्बोस इक्वल टू 0 कर रखा है। तो वर्बोस इक्वल टू 0 मतलब आपको कुछ डिटेल्स नहीं दिखेंगी, मॉडल ऑटोमैटिकली ट्रेन हो जाएगा, आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा यहाँ पे बस, ठीक है? अगर आपको लाइन बाय लाइन देखना है पर इपॉक में क्या-क्या हो रहा है, तब आप वर्बोस इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है? अब हमने क्या किया, मॉडल को इवैल्यूएट किया। ये हमारा मॉडल था, इसको इवैल्यूएट किया एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे, ठीक है? एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे, और वर्बोस इक्वल टू 0 रखा है। अब मैं अगर वर्बोस इक्वल टू 1 रखता हूँ, तब क्या होता है कि मॉडल डॉट इवैल्यूएट हमें 2 चीज़ देता है। एक देता है बेसलाइन लॉस, एक देता है हमें लॉस, एक देता है एक्यूरेसी। बेसलाइन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला बेस मॉडल है। इसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं कर रखी, ठीक है? ठीक है? अब हमने प्रिंट कर लेते हैं एक्यूरेसी लॉस वगैरह इसका। देखो, ये चीज़ जो आ रही है ना, ये आपके वर्बोस की मदद से आ रही है ये देखो मैंने जो हाइलाइट कर रखी है, ये वर्बोस की मदद से आ रही है। अब मैं यही अगर 0 कर दूँ ना, तो कुछ नहीं दिखाएगा ये। अब देखो, कुछ आ रहा है वो? नहीं आ रहा, ठीक है? तो आपको जो ये नॉर्मल मॉडल मिला है जिसमें केरास ट्यूनर आपने नहीं यूज़ किया है, आपको एक्यूरेसी मिल रही है 0.64 यानी 64% और एक मॉडल लॉस 0.63। एक्यूरेसी आपकी बढ़नी चाहिए, लॉस आपकी घटना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? तो हम चाहेंगे कि केरास ट्यूनर की मदद से हम 0.63 को जितना कम हो सके उतना करें और एक्यूरेसी को जितना बढ़ा पाएँ 64 से 65, 66 उतना बेटर है, ठीक है? अब मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा। पहला, बहुत सिंपल मॉडल है, मतलब 16 न्यूरॉन, 8 न्यूरॉन, 1 न्यूरॉन बहुत सिंपल मॉडल है, तो ऑफ कोर्स, ठीक है? और ऊपर से डेटा छोटा है हमारा, राइट? ये 2 रीज़न है इतना अच्छा परफ़ॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। अब देखते हैं केरास ट्यूनर से। केरास ट्यूनर इंस्टॉल कर लिया था आपने, अब उसे इम्पोर्ट कर लो। इम्पोर्ट केरास ट्यूनर एज़
केटी, केटी की तरह शॉर्ट फॉर्म में इंपोर्ट कर रहे हैं हम। ओके, इसको रन करते हैं। अब देखो यहाँ से आपका keras ट्यूनर होता है। पिछली बार आपने जब आपने फंक्शन बनाया था कुछ इनिशियलाइज़ नहीं किया था उसके अंदर। इस बार आपने इनिशियलाइज़ कर दिया एचपी, एचपी मतलब हाइपर पैरामीटर्स आपके, ठीक है? सबसे पहले आपने अपना मॉडल बनाया, नॉर्मल आपका मॉडल इक्वल टू सीक्वेंशियल, ठीक है? यहाँ पे आपने जैसे बनाया था आई थिंक, ठीक है? मॉडल इक्वल टू सीक्वेंशियल जैसे आपको बनाया था, राइट? उसने आपका उसके बाद आपने क्या किया एचपी यूनिट्स, एचपी यूनिट्स, यूनिट्स मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है? यूनिट्स को मैं न्यूरॉन्स से बता रहा हूँ मैं, ठीक है? हम 2 जगह पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने वाले हैं। यूनिट्स पे यानी हर लेयर के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए और हर लेयर के अंदर जो आपका लर्निंग रेट है वो कितना होना चाहिए, ये देख रहे हैं हम, ठीक है? हर लेयर के अंदर नहीं सॉरी कंपाइलेशन का टाइम, जो आपका एडम होता है ना एडम, एडम के अंदर लर्निंग रेट लगता है, तो वो लर्निंग रेट कितना होना चाहिए? इन 2 के ऊपर हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने वाले हैं। एक तो हर लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन होने चाहिए, जैसे यहाँ पे तो आपने बता दिया यहाँ पे तो आपने खुद बता दिया 16 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आपको क्या पता 16, 8, 1 ही होना चाहिए? क्या पता यहाँ 64 होना चाहिए था, 32 होना चाहिए था, यहाँ 1 होना चाहिए था, तब जाके और अच्छी एक्यूरेसी आती। ये तो आपको नहीं पता ना, इसलिए हम केरास का यूज़ करेंगे। हमने लिख दिया एचपी यूनिट्स यानी आपके एचपी न्यूरॉन, हम डालेंगे एचपी डॉट इंट मतलब इंटीजर वैल्यू, ठीक है? एचपी डॉट इंट आप कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे जो आपको नाम देना है, ठीक है? यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से नेम दे सकते हो कुछ भी। मैंने यूनिट्स दे दिया, ठीक है? उसके बाद आपको देना है कि एक रेंज, कितने से कितने के बीच में रेंज में वो चेक करेगा। जैसे आप ग्रेड 6 सीवी में देते हो ना 5 से लेके 100 के बीच में चेक करो कि कौन-सी बेस्ट वैल्यू सूट करेगी हमारे लिए। तो हमने वही देनी है कि मिनिमम वैल्यू 8, मैक्सिमम वैल्यू 32, 32, ठीक है? स्टेप दे दिया हमने 8, मतलब ये करेगा पहले 8 को रख के चलेगा। मतलब जब आपका मॉडल ट्रेन होगा, इस फर्स्ट लेयर में पहले रख के चलेगा 8, ठीक है? उसका हमने स्टेप दे रखा 8 का, अगली बार 16 लेके चलेगा, अगली बार 24 लेके चलेगा, अगली बार 32 लेके चलेगा, ऐसे हर बार 8-8 बढ़ाता रहेगा। फिर सेम इस लेयर के लिए भी, पहले 8 रखेगा, फिर वैसे 16, 32 सॉरी 24, 32 ऐसे करके चेक करता रहेगा। स्टेप हमने दे रखा है क्योंकि 8 हर बार हर आइटरेशन के बाद 8 बढ़ाएगा वो। अगर उसको इस आइटरेशन से अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिल रही, तो 8 बढ़ा देगा उसमें, न्यूरॉन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स में। और ये वैल्यू जाएगी आपकी 8 से 32 तक। मैं यहाँ 64 कर दूँगा तो 64 तक जाएगी, ठीक है? मैं 0 से 32 कर दूँगा तो 0 से 32 तक जाएगी, ठीक है? ठीक है। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं डेंस लेयर, ठीक है? सबसे पहले हम अपनी डेंस लेयर जोड़ रहे हैं जो आपकी इनपुट लेयर है, ठीक है? यहाँ पे अपना मॉडल इनिशियलाइज़ किया आपने, यहाँ से अपनी पहली लेयर जोड़ रहे हो, डेंस डाल दिया और यूनिट्स इक्वल टू डाल दिया आपने एचपी यूनिट्स। एचपी यूनिट्स आपने यहाँ इनिशियलाइज़ कर रखी है, तो आपके जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, पहला पैरामीटर आपका नंबर ऑफ न्यूरॉन्स तो होता है किसी भी डेंस लेयर का, तो वो यहाँ से चेक करेगा कि 8 से 32 के बीच में होना चाहिए, 8 से 32 के बीच में होना चाहिए, राइट? और स्टेप इक्वल टू 8। एक और चीज़ आई थिंक मैं एक लेयर डालना भूल गया यहाँ। इसको कॉपी करते हैं। ये तो इनपुट लेयर हो गई, एक हिडन लेयर भी तो डालनी थी। अब ठीक है आई थिंक, अब ठीक है, राइट? अ, कुछ तो गलती हो रही है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो ये आपकी इनपुट लेयर आ गई, ये आपकी हिडन लेयर आ गई, ये आपकी आउटपुट लेयर आ गई। आउटपुट लेयर में हमने कुछ नहीं किया, ठीक है? क्यों? आउटपुट लेयर में आप थोड़ा ना डालोगे 8 से 32 तक वैल्यू चाहिए। आउटपुट लेयर तो आपको पता है एक ही चीज़ रिटर्न कर सकती है, या तो 0 करेगी या 1 करेगी। इसलिए हमने आउटपुट लेयर से कुछ छेड़छाड़ नहीं की है। बस हमने इनपुट लेयर में डाला है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए, ठीक है? और आपकी हिडन लेयर में डाला है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए। ये आपकी इनपुट शेप डाला है तो यहाँ ये इनपुट लेयर बन गई। इसमें कुछ नहीं डाला है तो ये आपकी हिडन लेयर है, ठीक है? और रैल्यू तो डाला ही हो हमने। अब रैल्यू के ऊपर भी कर सकते हो। आप रैल्यू के ऊपर भी डाल सकते हो। कैसे? आप ये तो आपने hp.int का यूज़ किया, आप hp.choice का यूज़ कर दो। hp.choice के अंदर 2 चीज़ें डाल दो, सिग्मॉइड रैल्यू। तो वो हर उसमें हर लेयर में चेक करेगा कि सिग्मॉइड बेस्ट बैठ रहा है या रैल्यू बेस्ट बैठ रहा है। ऐसे करके कर सकते हो आप, ठीक है? तो ये मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊँगा यहाँ hp.int जब आपको इंटीजर से वैल्यू लेनी हो, मतलब 8 से 32 तक, ये जनरली आप किसके लिए यूज़ करोगे? जब आपको नंबर ऑफ न्यूरॉन्स करने हैं या आपको आप बोल सकते हो
लर्निंग रेट के लिए भी आप एक दे सकते हो वैल्यू की 0 से लेके इतने तक के बीच में, ठीक है? इंटीजर नहीं दोगे, उसमें हमें फ्लोट दोगे यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि इंटीजर तो 1, 2, 3 लर्निंग रेट आपका ऐसा थोड़ी ना होता है। चॉइस में मतलब आपको आप एक लिस्ट ऑफ थिंग्स पास करोगे, उसमें से चॉइस करेगा, ठीक है? मतलब एक तरह से टिक मार्क करके देखेगा कि वो इसको उठा के देखेगा, इसको उठा के देखेगा। जब आप एक रेंज देते हो, रेंज में कैसे करता है वो? एक वैल्यू को उठाएगा, उसका दूसरी वैल्यू को उठाएगा, तीसरी वैल्यू को अपने आप से। इसमें तो आपने पहले से डिफाइन कर रखा है कि इन तीनों में से ही उठाना है, ठीक है? लेकिन इसमें आपने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा है, इसमें आपने बस दे दी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, ठीक है? ये फ़र्क होता है आपका एचपी डॉट चॉइस और एचपी डॉट इंट में, ठीक है? और एचपी आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है? ये वाला। चलिए यहाँ तक तो आपका मॉडल बन गया। अब मॉडल को कंपाइल करना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एचपी लर्निंग रेट, एचपी डॉट चॉइस। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने आपको बोला था, नाम कुछ भी दे सकते हो, बस आपका मतलब आपको ऐसा नाम देना है जो आपको समझ आ जाए, ठीक है? वैल्यूज़ मैंने दे दी, एक लिस्ट पास कर दी कि इन तीनों में से कोई वैल्यू लेनी है, या तो 0.01 या तो 0.001 या 0.00001, ठीक है? इन तीनों में से कोई आपका लर्निंग रेट लेना है। फिर हमने मॉडल डॉट कंपाइल कर दिया, ऑप्टिमाइज़र हमने कर दिया, इंपोर्ट कर दिया tf डॉट keras डॉट ऑप्टिमाइज़र से एडम को इंपोर्ट किया, ठीक है? और लर्निंग रेट के अंदर हमने पास कर दिया एचपी डॉट लर्निंग रेट जो आपका यहाँ से है। तो मतलब वो इन तीनों में से चॉइस करके देखेगा कौन सा बेस्ट लर्निंग रेट है जिससे आपको बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन मिल रही है। लॉस आपका वही है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, मैट्रिक्स आपकी वही है एक्यूरेसी, और रिटर्न कर दिया आपने अपना मॉडल। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है? एग्जीक्यूट हो गया। अब हम करेंगे रैंडम सर्च, ठीक है? मैंने यहाँ पे बना दिया ट्यूनर, और ये आपका kt डॉट रैंडम सर्च कर दिया हमने यूज़। सबसे पहले आप उस फंक्शन को पास करोगे। फंक्शन हमने पास कर दिया अपना मॉडल बिल्डर, जिसके अंदर आपने ये सब करा है परफॉर्म, ठीक है? मॉडल बिल्डर डाल दिया। ऑब्जेक्टिव, आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? आपको वैलिडेशन एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है, वैलिडेशन लॉस के ऊपर फोकस करना है। तो हमने फोकस किया वैलिडेशन एक्यूरेसी के, कि हम वैलिडेशन एक्यूरेसी जितनी बढ़ा पाएँ उतना बेटर है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव मैंने डाल दिया वैलिडेशन एक्यूरेसी। अगर मैं यहीं पे वैलिडेशन लॉस डालता, तो हम जितना वैलिडेशन लॉस घटा पाएँ उतना बेटर है। तो वो उस हिसाब से आपके हाइपर पैरामीटर चूज़ करता, जिसमें आपका वैलिडेशन लॉस मिनिमम से मिनिमम आए, ठीक है? यहाँ पे मैंने वैलिडेशन एक्यूरेसी डाला है, तो ये उस हिसाब से हाइपर पैरामीटर चूज़ करेगा जहाँ पे आपकी वैलिडेशन एक्यूरेसी हाईएस्ट आ रही है, ठीक है? मैक्स ट्रायल्स आपके 5, ठीक है? एग्जीक्यूशन पर ट्रायल, मतलब हर ट्रायल के अंदर कितनी बार चलेंगे। तो अगर आपको पूरे ओवरऑल आइटरेशन देखने तो इन दोनों नंबर को इंटू कर दो, 5 3 जा 15, तो आपका मॉडल 15 बार ट्रेन होगा, मतलब एक तरह से हाइपर पैरामीटर्स को ढूंढेगा, 5 3 जा 15। उसके बाद आपको कहाँ सेव करना है इसे, तो मैंने डायरेक्टरी बना दी माई डायरेक्टरी करके, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, ठीक है? ये आप देख लेना, वहां जाके पता चल जाएगा आपको। इसको रन करो, यहाँ पे अपना अपना ट्यूनर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है? ये देखो माई डायरेक्टरी बन गई यहाँ पे। माय डायरेक्टरी के अंदर आपका इंट्रो टू केटी, तो यहाँ पे आपका जो भी मतलब ट्यूनर का जो भी डेटा बनेगा ना, कि ये वाले बेस्ट हाइपर पैरामीटर है, ये सब है, वो आपका यहाँ स्टोर हो जाएगा इंट्रो टू केटी के अंदर। समझ आ गया? ओके। अब काम आता है ट्रेन करने का, तो आप डालोगे ट्यूनर, जहाँ पे आपने ये अपना इनिशियलाइज कर रखा है, डॉट सर्च। सर्च में आप डालोगे एक्सट्रीम, वाई ट्रेन, इपॉक, फिर वॉलिडेशन स्प्लिट, जो आपका ट्रेनिंग के टाइम यूज होता है। और वर्बोस इस बार मैं आपको 1 करके दिखाता हूँ, मतलब इस बार हर डिटेल दिखेगी इपॉक वाइज, ठीक है? और चलो रन करते हैं, ठीक है? देखो ये पहला सर्च दिखा रहा है आपका, ये ट्रायल 1 चलना शुरू हो चुका है। आपका कितने ट्रायल हैं? 5 ट्रायल हैं। ये पहला ट्रायल चल रहा है अभी, ठीक है? तो ये पहले ट्रायल में हर बार ट्रेन हो रहा है। 33, 34, 35, 37, 48, 49, 50, ठीक है? अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने क्या किया है, ट्रायल 5 हैं, हर ट्रायल के अंदर 3 वो और हैं एग्जीक्यूशंस, ठीक है? तो 5 × 15 मतलब ये 15 बार ऐसी ट्रेन होगा 50-50 इपॉक वाली, 15 बार, ठीक है? और अभी इसने क्या ले रखी है वैल्यू 8, 0.01 लर्निंग रेट ले रखा है, ठीक है? चलो जब तक ये हो रहा है मैं एक और बार इसका आपको मॉडल बिल्डर बताता हूँ। शॉर्ट में सीक्वेंशियल का इनिशियलाइजेशन किया, यूनिट्स का इनिशियलाइजेशन किया कि 8 से लेके 32 तक चूज़ करना है उसे, और स्टेप 8 है, मतलब हर बार 8 से यूनिट बढ़ेगी। अब मैं आपको दिखा भी दूँगा नीचे, जब ट्रायल 2 शुरू होगा ना तो वो 16 चूज़ करेगा, ठीक है? ऐसे। और फिर हमने पहले ही अपनी लेयर इनपुट लेयर बनाई, और इनपुट लेयर में हमने बता दिया यूनिट्स आपको चूज़ करनी है इस एचपी डॉट यूनिट से, मतलब 8 से 32 के बीच में यूज़ करनी है, एक-एक करके चेक करते रहना। फिर हमने सेम अपनी हिडन लेयर के साथ भी किया,
8 से 32 के बीच में चेक करते रहना कौन सी बेस्ट है, ठीक है? डेंस लेयर का हमें पता ही था लास्ट लेयर अपनी आउटपुट लेयर का कि उसमें एक ही आउटपुट आ सकता है क्योंकि सिग्मॉइड लगना है, ठीक है? आउटपुट लेयर के साथ नहीं करते आप हाइपर पैरामीटर ट्यून क्योंकि उसका आपको पता होता है ऑलरेडी। अगर आप सॉफ्टमैक्स भी यूज़ कर रहे होते, आपको पता है आपके डेटा में कितने लेबल्स हैं, ठीक है? अगर आपका 4 कैटेगरी का वाला वो है, तो आप 1 की जगह पे 4 डालते, एक्टिवेशन आपका सॉफ्टमैक्स हो जाता, ठीक है? चलिए ये तो आपका इंटीजर के साथ हो गया, कि जब आप एक फिक्स रेंज दे रहे हो 8 से 32 के बीच। मान लो अगर हम लर्निंग रेट दे रहे हैं, मतलब कोई चूज़ करने वाली चीज़ दे रहे हैं, तो हमने डाल दिया एचपी डॉट चॉइस। नाम आप कुछ भी दे दो लर्निंग रेट और वैल्यूज़ आपने एक लिस्ट पास कर दी। यहाँ मैंने 3 वैल्यूज़ पास किया, अब 10 कर लो, 15 कर लो, ठीक है? तो फिर वही चीज़ है। अब आप सोच रहे होगे मैंने वैसे क्यों नहीं किया ऑप्टिमाइज़र को इम्पोर्ट जैसे यहाँ कर रखा है। यहाँ तो मैंने सीधा डाल दिया ऑप्टिमाइज़र इक्वल टू एडम। अगर मैं डाल सकता था ऐसे एडम, बट उसमें क्या होता, एडम अपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ लोड हो जाता। बट मेरे को तो पैरामीटर चूज़ करने हैं ना। मेरे को तो एडम के पैरामीटर को चूज़ करना है एचपी डॉट लर्निंग रेट से। तो इसलिए मेरे को उसे पूरा अच्छे से इम्पोर्ट करना पड़ा। आपके टेंसरफ्लो के अंदर जाओ पहले, टीएफ, फिर केरास के अंदर, फिर ऑप्टिमाइज़र्स के अंदर से एडम को लाओ। फिर एडम के अंदर एक लर्निंग रेट उसका वो होता है, हाइपर पैरामीटर और उसके अंदर हम पास कर रहे हैं अपना एचपी लर्निंग रेट कि उसको इसमें से चूज़ करना है। 0.01, 0.001 या 0.0001, ठीक है? लॉस आपका वही रहेगा जो ऊपर दिया था, मैट्रिक्स आपकी वही है और आपने मॉडल रिटर्न कर दिया। उसके बाद आपने अपना ट्यूनर को इनिशियलाइज़ किया आपने, केरास ट्यूनर को। सबसे पहले वो फंक्शन डालोगे, मॉडल बिल्डर था आपका फंक्शन का नाम। ऑब्जेक्टिव किस पे फ़ोकस करना है? जनरली आपकी ये वैल एक्यूरेसी होती है, वैल लॉस होता है। आप मैंने वेल एक्यूरेसी पे फ़ोकस किया है। उसका मैक्स ट्रायल्स आपके ये देखो आपका ट्रायल 4 कंप्लीट हो चुका है और बेस्ट एक्यूरेसी सो फार 0.74 पहुँच चुकी है। 0.74 सोचो, मतलब पहले कितना था? अगर हम देखें पहले कितना था? एक्यूरेसी आपकी थी 0.64, 10% से इसने इज़ाफ़ा कर लिया है। मानना पड़ेगा केरास ट्यूनर हैट्स ऑफ। ज़रूरी नहीं आप ग्रिड सर्च सीवी, रैंडम सर्च सीवी का भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट सेंस नहीं बनाता ना वो चीज़, ठीक है? तो आई होप ये जल्दी से हो जाए, उसके बाद चलो देखते हैं। फिर आप बेस्ट हाइपर पैरामीटर चूज़ करने के लिए ये डालोगे ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट हाइपर पैरामीटर नंबर ऑफ ट्रायल इक्वल टू 1। नंबर ऑफ ट्रायल इक्वल टू 1 मतलब आपका बेस्ट, आपका ये हमने क्यों डाला आखिर में? ये हमने क्यों डाला है? इससे आपको मतलब अपने बेस्ट हाइपर पैरामीटर मिलेंगे, ठीक है? ये मतलब ऐसे करना चाह रहे हैं कि वो ट्रायल को ढूँढो जिसमें आपके बेस्ट हाइपर पैरामीटर हो, ठीक है? इसको मैं रन करूँ। अगर मैं अपने बेस्ट हाइपर पैरामीटर की वैल्यूज़ को प्रिंट करूँ, ठीक है? डायरेक्टली प्रिंट नहीं होंगे, क्यों? अगर मैं दिखा देता हूँ आपको बेस्ट एचपीएस को मैं अगर प्रिंट करूँ, तो ये क्या? एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको जो बेस्ट हाइपर पैरामीटर है एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, ठीक है? तब जाके ये प्रिंट होंगे। तो आपकी जो बेस्ट यूनिट रही है वो 24 रही है और लर्निंग रेट जो आपका बेस्ट रहा है वो 0.001 रहा है, ठीक है? राइट? तो अब हम अपना नया मॉडल बनाएँगे। हमें बेस्ट हाइपर पैरामीटर मिल गए। अब आप वापस से तो मॉडल बनाना शुरू नहीं करोगे ना कि अब मैं 24 के साथ बनाने लग जाऊँगा मॉडल, नहीं। अब जब ऑलरेडी है आपके पास डेटा तो डायरेक्टली इसी से बना दो। तो आप अपने वही मॉडल बिल्डर वाले फंक्शन का यूज़ करोगे, ठीक है? ये अपने मॉडल बिल्डर वाले फंक्शन का यूज़ करोगे। इंस्टेड ऑफ एचपी इस बार आप उसके अंदर पास कर दोगे बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स आपके, जो ऑलरेडी हैं आपके पास, ठीक है? जो आप यहाँ से आपने निकाले ना, उन्हीं को पास कर दोगे इसके अंदर। तो इसको जैसे ही मैं पास करूँगा, ठीक है? तो आपको अपना नया मॉडल मिल चुका है, ये ट्यून्ड मॉडल, ठीक है? अगर मैं इस ट्यून्ड मॉडल की समरी देखूँ, ट्यून्ड मॉडल kt डॉट समरी, देखो 24 के साथ मिला है इसको आपका वो मॉडल, ठीक है? ये आपका नया मॉडल निकला है, राइट? ठीक है, समझ आ गया? अब इसको फिट कर देंगे, जैसे करते ही हो आप। वर्बोस को 1 कर लेते हैं चलो, ताकि दिखे सब कुछ, ठीक है? ट्रेन हो रहा है, हो गया, ठीक है? अब वही अपना लॉस और एक्यूरेसी कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। ट्यून मॉडल kt डॉट इवैल्यूएट, इवैल्यूएट हम करेंगे एक्स टेस्ट वाई टेस्ट पे, वर्बोस 0 रहने देते हैं और ये हमें 2 चीज़ें रिटर्न करता है जब इवैल्यूएट वाला फंक्शन होता है आपका,
लॉस देता है, एक्यूरेसी देता है। तो हमने ट्यून लॉस से दिखा दिया इसको, ट्यून्ड एक्यूरेसी से इसको दिखा दिया। रन करते हैं और अपनी एक्यूरेसी और लॉस को प्रिंट कर लेते हैं इसके लास्ट वाले कोड की मदद से, ठीक है? तो आपका आया एक्यूरेसी 0.68, जो कि ठीक है? पहले कितना था आपका? 0.64 था एक्यूरेसी और 0.63 था लॉस। तो अब देखते हैं एक्यूरेसी कितना है ये? 0.68, 4% से आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई है और 1% से आपका लॉस भी घट गया है, बल्कि लॉस तो हमारा मेन मोटिव था भी नहीं, तब भी लॉस 1% से घट चुका है। तो अच्छी बात तो है, लॉस कम होना चाहिए, एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए और एक्यूरेसी बढ़ी है, जो हम चाहते थे। एक्यूरेसी तो बढ़ी है, जो हम चाहते थे, ठीक है? तो फ़र्क तो है केरास ट्यूनर की मदद से। वो ऑल्दो हमारा डेटा इतना अच्छा नहीं है, ठीक है? और हमने रेंज भी कम दे रखी है, यूनिट्स के लिए हमने रेंज भी कम दे रखी है, ये भी देखो। अभी आप बोल रहे हो कि इतना तो अच्छा आया नहीं, 4% ही तो आया है, 4% बहुत बड़ी बात होती है। और एक और चीज़ है, मैंने यहाँ 8 से 32 दे रखा है बस। मैंने 8 से अगर मैं 128 तक दे देता या 500 तक दे देता, तब ये लेकिन टाइम बहुत लंबा लग जाता ट्रेन होने में। जैसे आप देख सकते हो इसी में कितना टाइम लग गया, इसी में कितना टाइम लग गया ट्रेन वगैरह होने में, उसको बेस्ट हाइपर पैरामीटर ढूँढने में बहुत टाइम लग गया था, ठीक है? तो वही है कि टाइम लगता है ट्रेन करने में क्योंकि ये थोड़ा एक्सटेंसिव सर्च करता है ना पूरा ये। तो ऐसे कर सकते हो आप अपना हाइपर पैरामीटर ट्यून कोई किसी भी अपने न्यूरल नेटवर्क को, चाहे आपका एएनएन हो, चाहे आपका सीएनएन हो, चाहे आपका आरएनएन हो। मैंने आपको एएनएन का करके दिखाया। यही आप सीएनएन में कर सकते हो। जब आप सीएनएन के पैरामीटर वगैरह पढ़ लोगे, लेयर्स के पैरामीटर वगैरह आगे जाके, आगे वाली वीडियोज़ में सीएनएन हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। बस 1-2 वीडियोज़ और बची हैं, जो मैं चाहता हूँ मैं आपको कंप्लीट पूरा ही पढ़ाऊँ। 1-2 वीडियो और हैं। आई थिंक एक वेट इनिशियलाइज़ेशन के ऊपर हो जाएगी, ठीक है? और एक तो और है मेरे दिमाग में, तो वो जैसे ही खत्म होती है, हम सीएनएन पे काम करना शुरू करेंगे। सीएनएन देखो बैक प्रोपगेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है एएनएन का, तो सीएनएन का बैक प्रोपगेशन में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ईज़िली आप समझ जाओगे। उसके बाद सीएनएन की लेयर्स पढ़ेंगे, सीएनएन का प्रैक्टिकल देखेंगे, आरएनएन करेंगे, लेयर्स पढ़ेंगे, बैक प्रोपगेशन पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। फिर ऐसे ही करके आपके सारा डीप लर्निंग के जितने आपके फ्रेमवर्क सॉरी, जितने आपके मॉडल निकले हैं, एलएसटीएम के बाद आप सॉरी आरएन के बाद आपका एलएसटीएम, जीआरयू, ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है? और सीएनएन के अंदर आपका ट्रांसफर लर्निंग भी है एक और टॉपिक, वो भी देखेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ आपका हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू। और आपको ये जुपिटर नोटबुक मिल जाएगी गिटहब पे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, आप वहाँ पे जाओ और डे 10 का आप IPYND फाइल निकाल लो। आप खुद भी रन करके देख सकते हो अगर आपका कोड लिखने का मन नहीं कर रहा। मैं बोलूँगा आप खुद कोड लिखो। मेरे को तो आदत हो चुकी है इसलिए मैं बार-बार नहीं लिखता हूँ। बट अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो आप लिखो, वरना अगर आप ऐसे ही आपको ऑलरेडी पता है, बस चेक करने के लिए कर रहे हो तो सीधा रन कर लो। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मिलते हैं अगली बार।